पिछले लेक्चर में हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे थे और आपको ये भी बताए थे कि कहाँ कहाँ कितने विद्यार्थी इसमें पढ़े हुए हैं। ये सब बता दिए थे। 300 कमरे हैं। ये भी बता दिए थे कि 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ हैं। 2700 ये नहीं बताए थे हम लोग। यहाँ से बताना है कि 300 बड़े बड़े कक्ष हैं और एक बड़ा सा पुस्तकालय है और 9 मंजिला जो है एक विशाल, सोचिए 9 मंजिला पुस्तकालय लाइब्रेरी था इसमें। नए 9 मंजिला समझते हैं, 9 फ्लोर का एक लाइब्रेरी था। एक छोटा लाइब्रेरी नहीं था, 9 फ्लोर का था, उतना बड़ा बिल्डिंग था लाइब्रेरी का। और जिसमें एक बार में कितने लोग, 3 लाख से अधिक किताबें अवेलेबल थी उस लाइब्रेरी के अंदर और लोग बैठ के पढ़ते थे। बोलता है नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी में से दूसरा माना गया है। लेकिन अगर लाइब्रेरी की बात करें तो ये, और परिसर की बात करें, इसका जो अपना एरिया था, एरिया की बात करें तो ये दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी है। उसके आगे इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था। मेरिट, वहाँ टेस्ट होता था, टेस्ट में मेरिट के आधार पर इनका सिलेक्शन होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी में फिर से फ्री में, ध्यान दीजिएगा, और बन रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी, फिर से फ्री में एजुकेशन मिलता था, केवल फ्री, कोई पैसा नहीं, सोचिए, और शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ उसका रहना खाना भी पूरी तरह फ्री होता था। अब सोचिए इससे बढ़िया क्या है, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ना और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ दिक्कत नहीं है। बोला 10,000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। कितने शिक्षक थे? 2700 टीचर थे जो उनको शिक्षा देते थे। नालंदा में सिर्फ भारत के विद्यार्थी नहीं पढ़ते थे, कोरिया के विद्यार्थी पढ़ते थे, जापान के, चीन के, तिब्बत के, इंडोनेशिया के, ईरान के, ग्रीस के, मंगोलिया के, ये सब देशों के विद्यार्थी आके यहाँ पढ़ते थे। ये था इसका इतिहास और फिर से ये जागृत हो रहा है, फिर से इतिहास लिखा जाना शुरू होगा। अब बोलता है नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में कौन किया था? गुप्त वंश के शासक है ना, ये तो सब जानते हो, सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला था। यानी ये अकेले नहीं किया था, इसको हर्षवर्धन जो है हमारे राजा थे उनका, और पाल शासक भी था, वो भी इनको सपोर्ट करते थे, जिसके कारण ये कर पाए। नालंदा में खुदाई के दौरान ऐसी कई मुद्राएं भी मिली थी जिससे इस बात की पुष्टि होती है। जब नालंदा में खुदाई हो रहा था तो बहुत सारी मुद्राएं मिली थी जिससे लगता है कि हाँ ये लोगों ने सपोर्ट किया और सम्राट कुमार गुप्त जो है वही नालंदा की स्थापना भी की है। आगे बोलता है नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मगुंज नाम की एक लाइब्रेरी थी। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी का नाम क्या था? धर्मगुंज। इसका मतलब होता था सत्य का पर्वत, सत्य का पर्वत। लाइब्रेरी 9 मंजिला को 3 भाग में बांटे गए थे, जिसमें रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर नाम था। 3 अलग अलग पार्ट में बांटा गया था लाइब्रेरी को। नालंदा में छात्रों को लिटरेचर, देखिए कौन कौन सा चीज़ पढ़ाया जाता है। लिटरेचर की स्टडी होती थी, एस्ट्रोलॉजी की होती थी, साइकोलॉजी की होती थी, लॉ, इकोनॉमी की होती थी या एस्ट्रोनॉमी की होती थी, साइंस, वारफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, ये सारे विषय पढ़ाए जाते थे। बोलता है विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई पूरी की, जिसमें से हर्षवर्धन जो अभी बताया आपको, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन, ये सारे लोग शामिल हैं। इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हुए लोग हैं जो नालंदा यूनिवर्सिटी का पूरा इतिहास है। बोलता है नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास चीन के हेनसांग और इसिंग ने खोजा था। इसका जो हिस्ट्री खोजा था वो चीन के 2 व्यक्ति थे जिन्होंने खोज करके, शोध करके खोजा था, हेनसांग और इसिंग। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे और इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा था और दुनिया को बताया था कि इसे विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी बताया था। यानी कोई व्यक्ति रिसर्च करके बताता है ना कि सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, कौन बता सकता है जो घूमा होगा पूरे दुनिया में? तो वो 2 लोग थे, चीन के व्यक्ति हेनसांग और इसिंग, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में भारत आके और इसको ढूंढा और बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। था तो ये पहले से, लेकिन वही बताया लोग कि नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। आगे क्या बोलता है, यहाँ किस तरह से काम होता है? बोलता है यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली से सभी कार्य होते थे। सारा काम कैसे होता था? लोकतांत्रिक प्रणाली से होता था। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था। मतलब सन्यासियों के साथ टीचर्स और स्टूडेंट भी अपनी राय देते थे। ये तो अभी भी चलता है कि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं सब लोगों के सपोर्ट से लिए जाने चाहिए। वहाँ टीचर का भी रोल हो, स्टूडेंट का भी रोल हो और साथ ही साथ जो साधु संत होते हैं उनका भी रोल हो। खुदाई के दौरान यहाँ 1.5 लाख वर्ग फीट में नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले हैं। 1.5 लाख स्क्वायर फीट में
नालंदा यूनिवर्सिटी का कुछ ना कुछ या तो ईंटा मिला या कुछ भी मिला। ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का 10% हिस्सा है। जो 1.5 लाख स्क्वायर फीट देख रहे हैं, ये माना जाता है कि पूरा हिस्सा नहीं है, केवल 10% हिस्सा था, बाकी हिस्सा अभी भी खुदाई करना बाकी है। आगे बोलता है नालंदा शब्द जो है किससे बना है? संस्कृत के 3 शब्दों से बना है, ना, आलम, द, इसके संधि विच्छेद से बना है। इसका अर्थ होता है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना। नालंदा का मतलब है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना। कोई दुनिया में बैरियर नहीं लगा सकता है ज्ञान पाने के लिए, कोई भी व्यक्ति ज्ञान पा सकता है। नालंदा की तर्ज पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी, ध्यान दें, नालंदा के जैसा ही एक नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में बनाई गई है। इसे 25 नवंबर 2010 को स्थापित किया गया था। नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई, कोई दिक्कत है? नालंदा के तर्ज पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में बनाई गई, जिसे 25 नवंबर 2010 को स्थापित किया गया था। यानी पुराना नालंदा तो है नहीं, लेकिन नया नालंदा यूनिवर्सिटी जो अभी बन रहा है, अभी जिसको हम लोग बात कर रहे हैं, वो नई नालंदा यूनिवर्सिटी है, फिर से बन रही है। उसके आगे हम लोग को पढ़ना है विश्व भारती क्या था। विश्व भारती विश्वविद्यालय, तो चलिए देखते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में कौन किए थे? ये भी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में की थी। यह भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी था ये। इसमें स्नातक, और इसको हम लोग बोलते हैं यूजी जो अभी आप कर रहे हैं, और ये होता है पीजी, ठीक है। संस्थान इससे संबंध है, यानी इसमें मतलब ग्रेजुएशन का भी होता था और पीजी का भी होता था, पोस्ट ग्रेजुएट का भी डिग्री मिला जाता था। और ये कौन किए थे इसको स्थापित? ये है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, विश्व भारती स्वर्ण जयंती के नाम पर, और यही विश्व भारती यूनिवर्सिटी है जिसका स्थापना ये किए थे। अब आगे हम लोग चलते हैं। शांति निकेतन के संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था बताइए? इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में। 1861 में कलकत्ता में हुआ था ये ना। हिंदी के चक्कर में मत रही उलझ जाइएगा, कोई दिक्कत किसी को? और इनके पिता जो थे वो क्या है, 1863 में अपनी साधना हेतु कलकत्ते के निकट बोलपुर नामक गांव में आके अपना एक आश्रम बनाया, आश्रम की स्थापना की, जिस आश्रम का नाम क्या रखा गया? शांति निकेतन। और इसलिए आप रविन्द्रनाथ टैगोर को जब पढ़ेंगे तो शांति निकेतन नाम का वर्ड जो बार बार आएगा। तो उस आश्रम का नाम था शांति निकेतन। जिस स्थान पर वे साधना किया करते थे, वहाँ एक संगमरमर की शिला पर बांग्ला भाषा में अंकित 3 अमर प्रमोद आराम, ठीक है, मनेर आनंद और आत्मर शांति, इस तरह से बहुत सारी भाषाएं लिखी हुई थी। ये सब उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं। बोलता है टैगोर शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना से ही संतुष्ट नहीं थे। उनको लग रहा था कि सिर्फ शांति निकेतन नाम की विद्यालय बना देने से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास नहीं होगा, क्योंकि विद्यालय एक लिमिट तक शिक्षा देता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी की जरूरत पड़ा। उनका विचार हुआ कि एक ऐसे शिक्षा का केंद्र की स्थापना की जाए जहाँ पूर्व और पश्चिम को मिलाया जा सके, पूर्व और पश्चिम को मिलाया जा सके। सन 1916 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशों से भेजे गए एक पत्र में लिखा था ये बात कि हमको ऐसा करना। पूर्व और पश्चिम का मतलब क्या हुआ? दुनिया को 2 पार्ट में बांटा गया, मालूम है कि नहीं? पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। हम लोग पश्चिमी सभ्यता जो बोलते हैं ना, जो अमेरिका के पास है, जो फ्रांस के पास है, जो उधर इजराइल के पास है, सऊदी अरेबिया के पास है, उसका सभ्यता अलग है और हम लोगों का सभ्यता अलग है। और दुनिया क्यों लड़ती है? सभ्यता के लिए लड़ती है, मालूम है कि नहीं? वर्ल्ड वार क्यों हुआ था? मेन रीजन क्या था हिस्ट्री में वर्ल्ड वार का? सभ्यता के लिए। चीन बोलता है 2 तरह का डेमोक्रेसी दुनिया में डेवलप हुआ है, हम लोगों वाला अलग है और वो लोग वाला अलग है। हम लोग के समय में बुजुर्ग लोग से पढ़े लिखे व्यक्ति से सुने होंगे आप कि पश्चिमी सभ्यता को मत अपनाओ, पश्चिमी कल्चर को मत लाओ। पश्चिमी कल्चर मतलब जो हम लोग अभी अपने आप को बना रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर। हम लोग जो अभी सोच रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो रह रहे हैं, जिस तरह से भाषा बोल रहे हैं, सब वेस्टर्न कल्चर हम लोग अपना लिए। यानी वो ऐसा कल्चर था जो दुनिया पर हावी हुआ और दुनिया को अपने हिसाब से सेट कर दिया, और इसी के कारण हुआ था। रसिया आज भी बोलता है कि मेरा सिस्टम ठीक है, अमेरिका बोलता है मेरा सिस्टम ठीक है, और वही सिस्टम ठीक होने के कारण लड़ाई हो गई। तो वही बात यहाँ पे बोला कि ये ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे दोनों कल्चर जोड़ा रहेगा, यानी मॉडर्न भी बनाया जाएगा। हम लोगों को ट्रेडिशनल बोला जाता है, पुराना, गंवार, जाहिल, देहाती, जो बोलो, हम लोग के कल्चर को सब बहुत ख़राब देखता है। और जो अंग्रेज़ों का कल्चर है वो थोड़ा स्टैंडर्ड कल्चर है। देखिएगा, दोनों के कल्चर को मिलाइएगा
तो हम लोगों का कल्चर आज भी एकदम इलिटरेट कल्चर है, अशिक्षित कल्चर है, और उन लोगों का लिटरेट कल्चर है, शिक्षित है। तो हम लोग चाहते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा नीचे जो गंवा रहे हैं उससे थोड़ा स्टैंडर्ड बने, और इसलिए धीरे धीरे हम लोग उसी सिस्टम में, उसी कल्चर में ढले जा रहे हैं। तो ये इनका कहना था कि नहीं, दोनों कल्चर को मेंटेन कीजिए। आज जापान क्या किया, दोनों कल्चर को मेंटेन किया, मॉडर्नाइजेशन भी किया और अपने पुराने सिस्टम को छोड़ा भी नहीं। एक भी मंदिर वहाँ नहीं है तोड़ा है, ना ही ख़राब किया, जो जहाँ स्थापित था वहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया। तो बोलता है आप अपनी परंपराओं को मत भूलो और आगे भी बढ़ते जाओ। इन दोनों को मिक्स करके रविन्द्रनाथ टैगोर ने यूनिवर्सिटी बनाया था। कौन सा यूनिवर्सिटी बनाया था? शांति यूनिवर्सिटी का नाम शांति निकेतन नहीं था, यूनिवर्सिटी का नाम बताइए क्या था? विश्व भारती। ठीक है, उनका विद्यालय का नाम शांति निकेतन था। आगे बोलता है शांति निकेतन को समस्त जातिगत भौगोलिक बंधनों से अलग हटाना। ध्यान दीजिएगा, इनका मानना था कि शांति निकेतन होगा उसमें ना कोई जाति की बात होगी, ना कोई डेमोग्राफी की बात होगी कि तुम भैया आसाम से हो, तुम पता चला कि पाकिस्तान से हो, तुम इधर झारखंड से हो, ये सब कुछ नहीं। ना डेमोग्राफी का कंडीशन होगा और ना ही जातिगत कंडीशन होगा, सब लोगों को एडमिशन मिलेगा। बोलता है इनको जातिगत कंडीशन भी नहीं था, भौगोलिक कंडीशन से दूर रखा। यही मेरे मन में है, समस्त मानव जाति का विश्व ध्वजा यही गड़ेगी। विश्व के स्वदेशी अभिमान के बंधन को छिन्न भिन्न करना ही मेरे जीवन का शेष कार्य रहेगा। ये उनका लिखा हुआ है कि हम कभी भी इस यूनिवर्सिटी में जातिगत विवाद नहीं रखेंगे कि इस जाति के लोगों का ही एडमिशन होगा। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि एक डेमोग्राफिक सिस्टम का ही एडमिशन होगा कि जो भारत में रहेंगे उसी का एडमिशन हो। दुनिया के किसी कोने से, कहीं से कोई जाति का इंसान आ जाए, हमारा ये मानना है कि वो अगर मानव है तो उसका एडमिशन होगा। ये पर्पस इनका था और इसी उद्देश्य से ये काम कर रहे थे। उसके आगे क्या बोल रहा है? विभिन्न दृष्टिकोण से सत्य के विभिन्न रूपों को प्राप्ति के लिए मानव मस्तिष्क का अध्ययन करना इनका मेन पर्पस था। उसके आगे क्या है? प्राचीन संस्कृति में निहित आधारभूत एकता के अध्ययन एवं शोध द्वारा उनमें परस्पर घनिष्ठ संबंध स्थापित करना भी इनका उद्देश्य था। एशिया में व्याप्त जीवन के प्रति दृष्टिकोण विचारों के आधार पर पश्चिमी देशों से संपर्क बढ़ाना भी इनका काम था, और पूर्व और पश्चिम के निकट संपर्क स्थापित करना, विश्व शांति की संभावनाओं के विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान को दृढ़ बनाना भी इनका पर्पस था। और इन आदर्शों को ध्यान में रखते हुए शांति निकेतन में एक ऐसे सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई जहां धर्म, साहित्य, इतिहास, ज्ञान, हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अन्य सभ्यता की कला का अध्ययन और उनमें शोध कार्य पश्चिमी सभ्यता के साथ आध्यात्मिक विकास के अनुकूल सादगी में वातावरण किया जाए। कोई दिक्कत किसी को? ये सारे चीज़ देखिए, कितने सारे चीज़ यहाँ बोल रहा है कि सारे धर्मों को आप सीखिए। एक व्यक्ति अगर आएगा तो सारे धर्मों के बारे में सीखेगा। बताइए, अगर कोई व्यक्ति आज सारे धर्मों के बारे में सीखेगा तो तय मानिएगा वो इंसान बन जाएगा। और जिसको केवल एक धर्म पढ़ाया जाएगा वो कभी इंसान मानो नहीं हो। एक धर्म के बारे में आप जानते हैं तो सिर्फ आपको लगेगा कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। हिंदू हैं तो हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ लगेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म लगेगा, सिख हैं तो सिख लगेगा, ईसाई हैं तो ईसाई लगेगा, बौद्ध है तो लगता है बौद्ध सबसे बढ़िया धर्म है। आप सबके बारे में स्टडी कीजिए ना, तब आप कंपेयर कीजिए कि कौन सा बेटर है। तब आपको लगेगा सब धर्म अपने जगह पे बढ़िया है। सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए। जब सब धर्मों का सम्मान की बात करते हैं तो फिर तो आप इंसान बन गए। तब आप इंसान हैं, आप कोई धर्म के नहीं, आपको इंसान बनने की ज़रूरत है। और यही रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था। ये बड़े बड़े जितने भी विद्वान हैं वो धार्मिक परिवेश में नहीं जिए, वो धर्म से अपने आप को ऊपर कर दिए। और जिसके कारण देख लीजिए बीएड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था। सो क्या लिखा हुआ है? यह एक अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेज है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी को अध्यापन प्रशिक्षण, इसमें 1 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। ध्यान दीजिएगा, इस कॉलेज में 1 साल का बीएड होता था। प्रशिक्षण कला में शिल्प तथा अन्य व्यवहारिक और रचनात्मक क्रियाओं को शिक्षा का भी प्रबंध किया जाता था। बीएड 1 साल का ट्रेनिंग लीजिए और जाके टीचर बन जाइए कहीं, ऐसा कॉलेज था ये। इसमें किसका किसका पढ़ाई होता था? ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला, कढ़ाई इत्यादि के काष्ठ कला, कलात्मक, चर्म कार्य, अन्य शिल्प कार्य की भी शिक्षा दी जाती थी। और बोलता है कि कला भवन में कलात्मक शिल्पों को 2 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स किया जाता था जो कला का काम करते। मैट्रिक परीक्षा के बाद 4 वर्षीयों का डिप्लोमा भी कराया जाता था। उस ज़माने में कोर्सेज थे सर इतने सारे। मतलब सोचिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर का सोच क्या था। जो आज आप जी रहे हैं ना, वो उस समय सोच रहे थे कि नहीं, डिप्लोमा का कोर्स शुरू किया जाए। मैट्रिक के बाद 4 साल का डिप्लोमा अपना करेगा बच्चा, ट्रेंड हो जाएगा किसी काम को। सोचिए सोच कहाँ था उस ज़माने में किसी व्यक्ति का। संगीत भवन
इनमें से पहला 3 वर्षीय इंटरमीडिएट परीक्षा पाठ्यक्रम था। तत्पश्चात रविंद्र संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, सितारा, मणिपुरी कीर्ति, जितने संगीत हैं इस देश में सब सिखाया जाता था। सारा संगीत की कला दी जाती थी बच्चों को। अब देखिए क्या लिखा है, चीनी भवन, मतलब चीनी भवन अलग था जहाँ चीन के लोग रहते थे, चीनी बिल्डिंग अलग था। इसमें भारतीय छात्रों को चीन संबंधी और चीनी छात्रों को भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी। यानी भारत वाले छात्रों को चीन का संस्कृति बताया जाता था और चीन वाले छात्रों को भारत की संस्कृति बताई जाती थी, क्योंकि भारत और चीन को रविन्द्रनाथ टैगोर जोड़ना चाहते थे। और रियल में भारत और चाइना जुड़ा हुआ है। अगर इतिहास देखेंगे तो भारत और चाइना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमेशा देखिएगा चाइना का ही कोई व्यक्ति भारत आके शोध करता था, क्योंकि हमारे यहाँ वहाँ बौद्ध धर्म जो है ना ऑटोमेटिक जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। उसके धर्म और हमारे धर्म कनेक्टेड है। जो वहाँ मानता है वो लोग हमारे यहाँ से जन्म लेके गया, तो हमारे धर्म उसके धर्म कनेक्टेड हैं। लेकिन बस एक विवाद शुरू हुआ और वो विवाद इतना बढ़ गया है। लेकिन उस विवाद को कैसे जोड़ा जा सकता है? पढ़ाई से, शिक्षा से। बताइए, वहाँ के लोगों को भारत के बारे में जानकारी दीजिए और भारत के स्टूडेंट को वहाँ के बारे में जानकारी दीजिए, कभी लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि लगेगा ये अपना ही आदमी है। विश्व भारती भारत का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ भारत की बौद्धिक संपदा सभी के लिए उपलब्ध है। यानी यहाँ जो बुद्धि वाली संपदा है, संपत्ति, वो सबके लिए उपलब्ध है। अपनी संस्कृति के श्रेष्ठ तत्व दूसरे को देने में और दूसरों की संस्कृति के श्रेष्ठ तत्व अपनाने में भारत सदा उदार रहता है। और विश्व भारती भारत की इस महत्वपूर्ण परंपरा को स्वीकार करती है। मतलब बोलता है विश्व भारती जो है वो सबके लिए उपलब्ध है। इसकी बौद्धिक संपदा सबके लिए है। दुनिया के समस्या, दुनिया के बारे में आप जानिए, दुनिया की संस्कृति को अपनाइए और अपनी संस्कृति को दूसरे को समझाइए। इस काम में विश्व भारती सबसे आगे है। आगे बोलता है क्या, कोई छात्र किसी एक विभाग में प्रवेश पाने के बाद किसी दूसरे विभाग में भी बिना कोई अतिरिक्त फ़ी दिए शिक्षा प्राप्त कर सकता था। अगर कोई एक डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन ले लिया तो दूसरे डिपार्टमेंट में बिना पैसा दिए आप आराम से शिक्षा प्राप्त कर सकते थे इस यूनिवर्सिटी के अंदर। यानी एक डिपार्टमेंट में एडमिशन लीजिए, दूसरे डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, जाके पढ़िए। क्या कोई अगर वहाँ पढ़ने गया डिप्लोमा कोर्स, उसको लगता है संगीत भी सीखना चाहिए तो फ्री में सीखिए। ये इस यूनिवर्सिटी की खासियत थी। और हम लोग चलते हैं, विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बहुत प्रसिद्ध था, जहाँ लगभग 2 लाख पुस्तकों का संग्रह था। इसका भी अपना लाइब्रेरी था, जहाँ पे कितने पुस्तक थे? 2 लाख पुस्तक थे। कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये है BHU, ठीक है। वो 3 यूनिवर्सिटी के बाद सबसे पहले कौन पढ़े? तक्षशिला यूनिवर्सिटी। दूसरा कौन सा पढ़े? नालंदा। और तीसरा कौन सा पढ़े? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। 3 यूनिवर्सिटी पढ़ चुके हैं। यानी सबसे बड़ा तक्षशिला, उससे छोटा नालंदा, उससे छोटा विश्व भारती, और तब है हम लोग का BHU। क्या लिखा है? कहानी BHU की, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय हूँ। यह है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बड़ा यूनिवर्सिटी है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ध्यान दीजिएगा, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। कितने सारे लोग, और केवल भारत के नहीं, दुनिया के, आज भी दुनिया के कितने सारे लोग इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल रहे हैं। आप चले जाइएगा तो पता चला साउथ अफ्रीका का मिल रहा है, केनिया का आदमी मिल रहा है, कनाडा का आदमी मिल रहा है, सब पढ़ने आता है यहाँ। क्योंकि सस्ते दर, जैसे भारत के लोग कैसे विदेश पढ़ने जाते हैं, भारत के लोग जाते हैं ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने, तो वैसे विदेश के लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं और यहाँ पे सीखने आते हैं और यहाँ से सीख के अपने देश में जाते हैं। चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई करने आते हैं, ठीक है, चाहे वो मैनेजमेंट की पढ़ाई करने आते हैं, किसी भी फील्ड की पढ़ाई करने हैं, चाहे इतिहास के बारे में जानने आते हैं, चाहे रिसर्च करने आते हैं, वो दुनिया के अलग अलग देशों के लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और फिर अपने देश में जाके प्रैक्टिस करते हैं। आज भी ये यूनिवर्सिटी चल रहा है। आपको ये पीछे जो रविन्द्रनाथ टैगोर की यूनिवर्सिटी, वो भी अभी चल रही है। उससे पहले जो था नालंदा, वो बंद हो चुका है। तक्षशिला भी बंद हो चुका है। तक्षशिला और नालंदा बंद हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये जो 2 यूनिवर्सिटी आज भी चल रही, विश्व भारती यूनिवर्सिटी अभी भी है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अभी भी है। इसमें एडमिशन लेने के लिए अब आपको टेस्ट देना पड़ेगा और टेस्ट दे के आप एडमिशन ले सकते हैं। आप लोग चाहें तो ग्रेजुएशन के बाद 4 साल का डिप्लोमा करने के बाद ये जो कोर्सेस है, आप चाहेंगे तो यहाँ से मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। एडिशनल कोर्सेस आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। यहाँ से सिर्फ अच्छे से पढ़ लेना ही बहुत बड़ी बात है। अगर अच्छे से पढ़ लिए तो नौकरी की चिंता नहीं, क्योंकि जितना अच्छा इसका सिलेबस है, अपने आप में इतिहास है। वो सिलेबस बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया। मेहनत खूब करना पड़ेगा, खूब मेहनत करके आपको रेडी करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। कोई दिक्कत है कि कब स्थापित हुआ? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ कल अगले क्लास में हम लोग
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी देख लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एम्स, उसके बाद पढ़ेंगे IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हमारे देश का बहुत बड़ा चीज़ है। देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन है? सरकारी हॉस्पिटल, एम्स हम लोग बोलते हैं, है नहीं? और एम्स में इस दुनिया के सारे बीमारियों का इलाज है। दुनिया के सारे बीमारियों का इलाज कहाँ पे है? एम्स। तो एम्स कब स्थापित हुआ? कितने सारे, हमारे यहाँ देवघर में एम्स बन चुका है, झारखंड में देवघर में एम्स खुल चुका है, ओपन हो गया, वहाँ काम भी चल रहा है, वहाँ लोग अब जाके इलाज भी करवा रहे हैं। तो एम्स बहुत बड़ा हॉस्पिटल है चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे देश स्तर पर, वो भी हम लोग को पढ़ना है। IIM पढ़ना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। बताइए, अगर कोई MBA करता है तो IIM चुनता है कि किसी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन मिल जाए। अगर IIM में एडमिशन मिल गया तो उसका पैकेज भी 22 लाख 23 लाख से कम नहीं जाता है। स्टार्टिंग पैकेज हो सकता है वो 30 लाख चल जाए, 35 लाख चल जाए, 40 लाख चल जाए पैकेज। तो ये बड़े बड़े जो संस्थान हमारे देश में बने हुए, उसके बारे में जानकारी आपको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अब आपको पता ही नहीं उसके बारे में कि हमारे देश में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन कौन हैं, तो इसी के लिए आपके सिलेबस में अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया डाला गया कि भारत को आप समझिए। आप जिसको हल्के में ले रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे पास ऐसा धरोहर, आज 3 यूनिवर्सिटी पढ़ के आपको समझ में आने लगा कि हमारे पास दुनिया को पढ़ाने वाला यंत्र था। दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी सर। शिक्षा के लिए भारत जितना अग्रसर शुरू से रहा है, किसी देश में शिक्षा के प्रति उतना अग्रसरता नहीं है, और लोग शिक्षा के प्रति उतना जागरूक भी नहीं थे। भारत शुरू से शिक्षा के प्रति सबसे आगे है, और आज भी शिक्षा के लिए भारत काम कर रहा है, एजुकेशन के लिए भारत काम कर रहा है। तो इसके पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जो दुनिया में, आज हम लोग भले हवा दे लेते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और विदेशों की पढ़ाई सस्ती है। आप विदेश चले जाओ, वहाँ की पढ़ाई सस्ती है, इंडिया में पढ़ाई महंगा मिलेगा। अभी यूक्रेन से जितने लोग मेडिकल का पढ़ाई करने के बाद आए थे ना, 9,000 छात्र, 9,000 छात्र भारत से गए थे पढ़ने के लिए, 9,000 स्टूडेंट यूक्रेन, वहाँ के यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ रहे थे मेडिकल। और जब वो भारत आए ना लौट के, तो वो लोग सरकार से डिमांड किए, सर हम लोग का पढ़ाई तो छूट गया, अब यूक्रेन का वो युद्ध तो ख़त्म होगा नहीं, और ख़त्म होगा तो पता चला यूनिवर्सिटी बचेगा तब ना, गोलीबारी उसमें भी हो गया होगा। तो हम लोग को यहीं पे एडमिशन दे दिया गया जाए। भारत सरकार बोले नहीं, आप हमारे भारत के किसी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लायक नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आपको 3 एग्ज़ाम पास करना होगा, और आप एक भी पास नहीं किए, इसलिए आपका कभी एडमिशन हमारे यहाँ नहीं होगा। अब वो सारे लोग फिर दूसरा देश अब जुगाड़ लगा रहे हैं कि कहाँ से हम सस्ते में एडमिशन करा लेंगे, हल्के में एडमिशन करा के अपना डिग्री ले लेंगे, क्योंकि भारत उनको डिग्री देने के लिए तैयार नहीं। भारत बोलता हम एडमिशन ही नहीं देंगे, क्योंकि आपकी क्वालिटी मेरे यहाँ एडमिशन लेने लायक नहीं है। बात समझ गए? इसका मतलब एजुकेशन के ऊपर भारत का रुख नरम है या गर्म है भैया? गर्म। बोलता है नहीं एडमिशन देंगे, आप कहीं से कुछ कर लीजिए, हम नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन लेने के ये क्राइटेरिया है, आप उसमें से एक में भी फिट नहीं बैठते, इसलिए हम अपने यहाँ एडमिशन नहीं देंगे। हमारे यहाँ जो डॉक्टर अगर बनेंगे तो कॉन्फिडेंट होकर डॉक्टर बनेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, और आप जहाँ से बन रहे हैं वो आपको, आपकी ज़िंदगी मुबारक हो। हम तो नहीं देंगे डिग्री आपको, इसीलिए आप किसी दूसरे देश में देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, अमेरिका देख लो, वहाँ पे हम अलाउ करा देते। जापान देख लो, कोई देश में जाके पढ़ लो, इंग्लैंड देख लो, वहाँ हम अलाउ करा देते। तो वहाँ जाकर अपना एडमिशन जुगाड़ करो, अगर सीट खाली तो एडमिशन हो जाएगा, वहीं से तुम डिग्री ले लो। कोई दिक्कत किसी को? चलिए तो हम लोग आज यहीं तक रखेंगे, इसके आगे का क्लास नेक्स्ट में लेंगे।